जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्रैक्टिस पे। तो चलिए इस वीडियो में हम जो है जैसा आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी जो हमारा CBT 1 हुआ था उसी का जो है यहाँ पे हम MCQ के रूप में यहाँ क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, साथ में जो है हम इसका जो है एकदम डिटेल में जो है डिस्कशन करेंगे। तो इस डिस्कशन से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा पूरा, और साथ ही यदि आपका देखा हुआ है, ये जाना हुआ वीडियो है तो आप मतलब पढ़ा हुआ बुक है तो आप इसे अपना क्विज और मॉक टेस्ट दे के समझ सकते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन से। यदि चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करने के साथ जो है बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय मूल के इनमें से किस लेखक को साहित्य के लिए मैन बुकर पुरस्कार जो है सम्मानित नहीं किया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है अरुंधति राय, किरण देसाई, झुंपा लाहिड़ी, अरविंद अडिगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा हमारा झुंपा लाहिड़ी को जो है ये आपका मैन बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान कुछ इसमें जानने की चीज़ें ये है कि जैसे कि ये आपका मैन बुकर पुरस्कार है, तो मैन बुकर पुरस्कार की जो शुरुआत हुआ, पहली बात ये ध्यान रखिए कब हुआ। तो मैन बुकर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये 1969 ईस्वी को होता है। कब होता है? 1969 ईस्वी से होता है। अब यहाँ पे आपके सामने जो है अरुंधति राय हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। तो अरुंधति राय जो है इसको जो है इसका एक पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नाम करके इसका एक पुस्तक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इस पुस्तक के वजह से जो है अरुंधति राय को जो है यहाँ पे मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका था। कब? 1997 में इसको किया गया। वहीं जो आपका किरण देसाई है इसको भी जो है 2006 ईस्वी में इनको ये बुकर पुरस्कार मिला है। किरण देसाई की जो पुस्तक है वो ध्यान रखिएगा, इसके पुस्तक है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। ठीक है, तो इसके पुस्तक को ये मिला है। अरविंद अडिग को भी जो है इसको ना आपका इसका पहला ही उपन्यास जो था द वाइट टाइगर करके नाम था इसकी पुस्तक का लेखक, तो ये जो है इसको भी मैन बुकर पुरस्कार द वाइट टाइगर के कारण मिल चुका है। तो यहाँ पे जो है पुस्तक के बारे में आपसे पूछेगा कि अरुंधति राय की कौन सी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा आप, बहुत फेमस पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अरविंद अडिगा का पूछेगा तो अरविंद अडिगा का क्या पूछेगा ना, यहाँ पे द वाइट टाइगर नाम करके जो है इनका ये पहला उपन्यास है जिसके कारण इसको मैन बुकर पुरस्कार मिला था। तो इसके जो है ये दो ऑप्शन ऐसा है जिसमें कि आपको क्वेश्चन भरपेट पूछता है यहाँ से, तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले किस पौधे का वानस्पतिक नाम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है? तो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा किस मतलब पौधे का नाम है? तो यह है आपका पलास पौधे का नाम। क्या हो जाएगा? पलास पौधे का नाम हो जाएगा। देखिए नीम का जो वानस्पतिक वैज्ञानिक नाम है इसका, नीम का, वो आप ध्यान रखिएगा क्या होता है। तो इसका नाम होता है एजाडिरिस्टा इंडिका, इस तरह से इसका नाम होता है। वहीं पीपल का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है फ्यूकस रिलीजोसा। ठीक है, फ्यूकस रिलीजोसा, इस तरह से इसका नाम होता है। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बिलाव वंश यानी कैट फैमिली के सदस्यों को कौन सा वर्गीय नाम दिया गया है? तो कैट फैमिली के सदस्यों के कौन सा नाम दिया गया है? तो ये फेलाइन दिया गया है। कौन सा? फेलाइन। 2020 में निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ताओं को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो इसको किससे किया गया है पद्म भूषण से सम्मानित? तो ये किया गया है आपका अनिल प्रकाश जोशी को। किसे किया गया है? अनिल प्रकाश जोशी को किया गया है। किस वकील ने पाकिस्तान द्वारा कुलभूषण जाधव को दिए गए मृत्युदंड के विरुद्ध हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया था? आपके सामने ऑप्शन है मुकुल रोहतंगी, अमन लेखी, कपिल सिब्बल या हरीश सल्वे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बनेगा हरीश सल्वे। क्या बनेगा? हरीश सल्वे, यानी ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में अभी आपको हम बताएंगे। अब जरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस सड़क पर स्थित है? तो किस सड़क पर स्थित है? ये जो है आपका दलाल स्ट्रीट पे स्थित है, जो कि बम्बई में ही, यानी अब जिसको मुंबई कहते हैं वहाँ पे कौन सी सड़क पे है? दलाल स्ट्रीट पे।
अब जरा जो है आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE के बारे में थोड़ी सी बातें और भी ध्यान रखिए, इससे क्वेश्चन बनते हैं। पहली बात तो इसकी स्थापना आपसे पूछ लेगा, तो स्थापना ध्यान रखिएगा 1875 ईस्वी में जो है ये आपका BSE का स्थापना होता है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यह जो है आपका ये भारत का तो है ही, साथ में साथ जो है एशिया का, ठीक है, एशिया का भी जो है ये सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। कौन सा? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी स्थापना कब होता है? 1875 ईस्वी में। और सड़क पूछे कौन सा सड़क पर है? तो दलाल स्ट्रीट नाम करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। अरावली पर्वतमाला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? ठीक है, तो अरावली पर्वतमाला जो है भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ये बताना है। देखिए किससे होकर नहीं गुजरती है? हरियाणा से, गुजरात से, राजस्थान से या महाराष्ट्र से? यदि आपका आंसर जो है ऑप्शन डी है कि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है, तब आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है? बिल्कुल सही है। अब लेकिन यहाँ पे जो है ये ध्यान रखना है कि अरावली पर्वतमाला कहाँ से होकर गुजरती है, पहले ये ध्यान रखिए। देखिए ये जो है आपका राजस्थान से होकर गुजरता है, हरियाणा से होकर गुजरता है, गुजरात से भी होकर गुजरता है, पंजाब का जो पंजाब का है उससे भी होके गुजरता है पाकिस्तान वाला, और साथ में जो सिंध है, सिंध से भी होके गुजरता है जो कि पाकिस्तान में स्थित है। तो इन सभी से होके जो है ये आपका अरावली पर्वतमाला गुजरता है। बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि अरावली पर्वतमाला हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और सिंध से होके गुजरता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखिएगा ये पाकिस्तान वाला हिस्सा से होके गुजरता है। तो इतना ध्यान रखते हैं तो आपका ये आंसर खटाक से बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इससे एक और क्वेश्चन जो है अरावली पर्वतमाला से पूछा जाता है कि बताइए अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अरावली पर्वतमाला का जो सबसे ऊंचा शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। कौन सा शिखर है? गुरु शिखर। ठीक है, सबसे ऊंचा है। यदि आपसे पूछते कि किस नगर से होकर जो है ये जाती है, तब आप कहते हैं माउंट आबू से होकर गुजरती है और सिरोही से होकर ये जाती है। ठीक है, माउंट आबू और सिरोही नगर से होकर ये आपका गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या जमीन के नीचे नहीं उगता है? तो जमीन के नीचे नहीं उगता है, आलू है, मूली, टमाटर, सलजम, ये चार ऑप्शन है। बताइए किससे होके नहीं गुजरता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? टमाटर। टमाटर जो है ये आपका ज़मीन के अंदर नहीं उगता है, आपको पता होगा। देखिए आलू जो है ध्यान रखिएगा, आलू जो है एक तना है, ठीक है, जबकि ज़मीन के अंदर उगता है, लेकिन आलू क्या है? एक तना है। जबकि मूली और सलजम जो है ये आपका एक जड़ का रूप है। ठीक है, ध्यान रखिए किसका रूप है? जड़ का रूप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इसमें से किसकी आयु सर्वाधिक थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो बताइए कि यहाँ पे पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय जो है किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो किसकी आयु सर्वाधिक थी? तो ये था किसका? आपका मोरारजी देसाई का। क्या हो जाएगा? मोरारजी देसाई की सबसे अधिक आयु थी। मोरारजी देसाई से बहुत सारे क्वेश्चन जो है बनते हैं दोस्तों, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी जो है हम इसको है ना निपटा देंगे, इसको आप समझिए। पहली बात तो मोरारजी देसाई जो भारत के प्रधानमंत्री थे, ये चौथे प्रधानमंत्री भारत के बने जो सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री थे। इतना ही नहीं, साथ ही आप ये ध्यान रखिएगा मोरारजी देसाई जी जो है ये प्रथम जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के मतलब प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन यदि सिर्फ प्रधानमंत्री पूछे तो चौथे नंबर का प्रधानमंत्री बना था और प्रथम गैर प्रधानमंत्री बने। अब ध्यान रखिएगा, इससे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि यह जो है एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिसे कि भारत रत्न तो मिला ही, जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है भारत रत्न, तो ये तो मिला ही, साथ ही पाकिस्तान का जो सर्वोच्च सम्मान होता है निशाने पाकिस्तान, वो भी जो है ये मोरारजी देसाई को मिल चुका है। तो ये जो है पाकिस्तान और भारत दोनों का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हो जाएंगे हमारे? ये मोरारजी देसाई ही हो जाएंगे। तो इतनी बातें यदि आप जितना बातें हम बताएं याद रखते हैं तो मोरारजी देसाई से बनने वाले कोई भी जो है आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, आपके लाइक से बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट जरूर क्या कीजिए, इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? अब यहाँ पे जलडमरू मध्य पूछा है तो आपको जलडमरू मध्य याद होना चाहिए। यहाँ जितने जलडमरू मध्य हैं हम आपको यहाँ पे अच्छा से बता देंगे, आप इसको देखिए।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच कौन सा जलडमरू मध्य स्थित है, ये बताना है। तो पहली बात तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि बेरिंग जलडमरू मध्य जो है ये आपका रूस और अमेरिका के बीच स्थित है। अब रही बात बाकी सारा जलडमरू मध्य पे, जैसे यहाँ पे क्या है आपका पाक जलडमरू मध्य, तो ये किसके बीच है, तो ये जो है आपके भारत और जो है ये श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। वहीं पे जो आपका मैगलन जलडमरू मध्य है, मैगलन जलडमरू मध्य है, ये आपका जो है ये प्रशांत और जो आपका दक्षिण अटलांटिक महासागर है उसके बीच। डोबर जलडमरू मध्य जो है ध्यान रखिएगा, ये आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्थित है। कौन सा, तो ये डोबर, ठीक है। बेरिंग तो पता ही है कि ये रूस और अमेरिका के बीच में है। तो ये ऑप्शन से जो है आपका यहाँ पे हम बता दिए। तो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या यहाँ बताना है कितना होता है। तो ये कितना होता है आपका 543 होता है, यानी ऑप्शन इसका ए जो है करेक्ट बनेगा। लोकसभा को जो है हम क्या कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं, लोकसभा को जो है निम्न सदन कहा जाता है, जबकि जो आपका राज्यसभा है उसको जो है क्या कहते हैं, उच्च सदन जो है हम राज्यसभा को उच्च सदन कहा करते हैं। कौन सी नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी जो है इसके बारे में हम और भी डिस्कशन करेंगे। कौन सी नहर जो है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जल्दी से इसका आंसर आप बताइए कौन सी। तो ये हमारा यदि आपका आंसर जो पनामा नहर है, तो आपका आंसर बिल्कुल भी सही है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पनामा नहर जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए बाकी सारे जो नहर हैं, जैसे कि इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन नहर है, तो कील नहर। तो कील नहर एक आपका इंपॉर्टेंट नहर है। तो कील नहर के बारे में जानिए। पहली बात तो कील नहर जो हो गया ये कहाँ पड़ गया, जर्मनी में पड़ गया। कहाँ, जर्मनी में। लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो समझिए। कील नहर से जो है आपके दो क्वेश्चन यहाँ से 2-3 तरह का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से एक क्या हो जाएगा आपका, ये जो है आपका सबसे व्यस्त नहर यदि कोई है तो वो है आपका कील नहर। यहाँ पे हम नदी नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, नहर। तो सबसे व्यस्त नहर कौन सा है, तो वो कील नहर है। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यह जो कील नहर है ये आपका उत्तरी सागर को जो है ये आपका बाल्टिक सागर से जोड़ता है, ठीक है। बाल्टिक सागर से इसको जोड़ता है। दूसरी हमारे पास है ये स्वेज नहर। तो स्वेज नहर के बारे में ध्यान रखिएगा कि ये जो है आपका जो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर को जो है ये आपका ये लाल सागर से जोड़ता है। किससे, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में जिम्मेदार शासक का प्रावधान किया गया था। तो ये किस में किया गया था, ये जो है आपका 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं। तो इमरान खान जो है ये किस पार्टी से संबंधित है ये बताना है। तो ये जो है आपके पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। यहाँ देखिए मुस्लिम लीग आपको दिख रहा होगा, तो मुस्लिम लीग के बारे में हम जो है नेक्स्ट जो है बताएंगे, क्वेश्चन आएगा ने इसके बारे में, तो इसमें जो है अच्छा से हम मुस्लिम लीग के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि इनमें निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य इसमें से कौन नहीं था ये बताना है। अब यहाँ पे जो है ध्यान रखिए दोस्तों, कैबिनेट मिशन के बारे में यदि आपसे पूछा गया है तो पहली बात आप कैबिनेट मिशन के बारे में कुछ चीज़ें आप रिवाइज कर लीजिए, और नहीं पता है तो पहले उस चीज़ों को जानकारी ले लीजिए, इससे कौन कौन तरह का क्वेश्चन बन सकता है। पहली बात तो आपसे पूछेगा बताइए कैबिनेट मिशन भारत आया कब। तो पहली बात ये 1946 में जो है ये कैबिनेट मिशन भारत आया। कब, 1946 ईस्वी में। दूसरी बात, कैबिनेट मिशन में जो है कितने सदस्य थे ये आपसे पूछेंगे। तो कैबिनेट मिशन में जो है ये आपका 3 सदस्य थे। कितने सदस्य, 3 सदस्य थे। और इसी टॉपिक से जो है अभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अब ये 3 सदस्य कौन थे इसको आप याद रखिए सीधा LAK, ठीक है। LAK लक जो है इनके 3 सदस्य थे, लक, LAK लक या लक जो बोल लीजिए आप। तो ये इनके 3 सदस्य, मतलब लॉरेंस हो जाएगा,
एलेक्जेंडर हो जाएगा, ए से एलेक्जेंडर, के से क्रिप्स हो जाएगा। ठीक है, तो लक हो गया हमारे पास, एल ए के लक, ये 3 सदस्य थे, लॉरेंस, एलेक्जेंडर और क्रिप्स। तो यहाँ पे कौन नहीं था, तो हमारा आप समझ गए कौन नहीं था। आंसर हमारा क्या बनने वाला है, तो आंसर जो है हमारा बनने वाला है ऑप्शन बी जो है, ये सर जॉन साइमन नहीं थे। आपको सर जॉन साइमन से ध्यान होना चाहिए कि ये साइमन कमीशन यहाँ पे आया था, वो आप किसी और क्वेश्चन में देख लेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप कैबिनेट मिशन पर फोकस कीजिए, अपना नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी। तो देखिए, महात्मा गांधी जो है ये एक पहली बार और अंतिम बार, एकमात्र बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बने थे। और कब बने थे, तो ये 1924 ईस्वी में बने थे। लेकिन कहाँ बने थे, तो ये बताना है। ये बना था कर्नाटक में। अब कर्नाटक में कहाँ बना था, तो ये बन जाएगा कहाँ पे, आपका बेलगांव में। यानी ऑप्शन जो है आपका क्या बनेगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, आपको पता होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अप्रैल 2019 में किस भारतीय एयरलाइन कंपनी की सेवाएं बंद कर दी गई है। तो कौन सी एयरलाइन कंपनी की सेवा बंद किया गया है, तो ये किया गया है आपका किसका, जेट एयरवेज का। तो जेट एयरवेज का ये बंद कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है कि मुसम्मन बुर्ज जो है भारत के किस किले में स्थित है। तो मुसम्मन बुर्ज भारत के किस किले में स्थित है, तो ये जो हो जाएंगे आपके आगरा के लाल किला में स्थित है, आगरा के लाल किला में। अब मुसम्मन बुर्ज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे अब ये है क्या, इसको समझिए। पहली बात तो यह है कि कहाँ स्थित है, तो आगरा के लाल किला में स्थित है। दूसरी बात, ये कौन सी जगह है, तो ये वही जगह है जहाँ की औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को जो है ये कैदी बना के कैद करके रखा था। कहाँ रखा था, मुसम्मन बुर्ज में रखा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन देख रहे हैं आप किस तरह से घुमा के पूछा है। ठीक है, अब बाकी सारा ऑप्शन इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो जरा आप जान लीजिए, ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो। देखिए, दिल्ली का लाल किला तो दिल्ली में है। गोलकुंडा का किला ये कहाँ है, तो ये जो है आपका हैदराबाद में है। ठीक है, हैदराबाद में है। अब यहाँ पे जो है फतेहपुर सीकरी का किला के बारे में दिया हुआ है। आप फतेहपुर सीकरी से भी आपसे कई क्वेश्चन बनता है। तो फतेहपुर सीकरी जो होता है ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और फतेहपुर सीकरी यही जो आपका क्या है, तो बुलंद दरवाज़ा। तो बुलंद दरवाज़ा आपसे पूछा जाता है कहाँ है, तो ये फतेहपुर सीकरी में है। और ये फतेहपुर सीकरी कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। तो आपसे ये भी पूछा जाता है, बताइए बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, तो ये जो है आपका अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इतने सारे बातें आपका देख रहे हैं हम आपके लिए कितना रिवाइज करवा रहे हैं, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हो सकता है। आप यहाँ आए हैं तो मायूस आपको नहीं होगा। 1905 में बंगाल के विभाजन के आदेश किस वायसराय ने पारित किया था। किस वायसराय ने पारित किया था, ऑप्शन आपके सामने है कि लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हार्डिंग। यदि आपका आंसर है कि इसमें लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर होगा, तो आप बिल्कुल सही हैं कि लॉर्ड कर्जन इसका सही आंसर होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्या आप इसकी हमें शासनकाल बता सकते हैं लॉर्ड कर्जन का, तो इसके शासनकाल हो जाएगा 1899 से 1905, इसका शासनकाल है लॉर्ड कर्जन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा है ये बताना है। देखिए, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, चंडीगढ़ या फिर आपका अंडमान और निकोबार। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हमारे पास आंसर क्या बनेगा, केवल और केवल दिल्ली। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट बनेगा। यदि पुडुचेरी रहता तो वो भी हमारा आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होता, ऑप्शन हमारा बी सही होगा। दिल्ली में क्या है, विधानसभा है। अब राज्य से संबंधित भी आपसे पूछ लेगा कि किन किन राज्यों में विधान परिषद है, ये पूछ लेगा। तो इससे जो है आप ध्यान रखिएगा कि 6 प्रदेश ऐसे हैं, 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है। तो इसमें से कौन कौन से ध्यान रखिएगा कि एक तो आपका आंध्र प्रदेश हो गया, दूसरा बिहार ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ध्यान रखिएगा,
महाराष्ट्र हो जाएगा और आपका साथ ही तेलंगाना हो जाएगा और आपका यूपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका आंध्र प्रदेश है, ये पहले ऐसे राज्य हैं जिन्होंने जो है अपना विधान परिषद को समाप्त कर दिया है। तो विधान परिषद को समाप्त करने वाले प्रथम राज्य कौन बन गए? आंध्र प्रदेश। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के महानिदेशक कौन है? तो इसके महानिदेशक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके महानिदेशक कौन हो जाएंगे? बहुत ही देखिए, पहली बात CSIR को आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म आपसे कई बार पूछ लेता है, तो ये भी ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन किस चीज़ से पूछा हुआ है? तो ये करंट अफेयर से पूछा हुआ है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में भी है, क्योंकि 2020 का पूछा है तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार वैज्ञानिक एवं अनुसंधान औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR के महानिदेशक कौन है? तो ये कौन है? आपका शेखर मांडे जो है इसके निदेशक हैं। ठीक है, करंट अफेयर से संबंधित है, तो इसको आप करंट अफेयर से इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और फेमस क्वेश्चन है, इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा सा अच्छा से रिवाइज कर लेंगे, आपको जानकारी देते हैं, आप बस बने रहिए। क्वेश्चन क्या है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? कौन होता है, कौन है ये नहीं पूछा, कौन होता है। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो इसका भी आंसर प्रधानमंत्री हो जाएगा। अब नीति आयोग से कई चीज़ें बातें हैं। पहली बात तो नीति आयोग का जो है आपसे फुल फॉर्म पूछ लेता है, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा, नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, ये होता है, क्या बोले, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका होता है, भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान हिंदी में कहते हैं। अब नीति आयोग की स्थापना कब होता है? तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना होता है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष और पहले अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो नरेंद्र मोदी जो है इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। अब यहाँ से जो है इसका जो है आपसे उपाध्यक्ष पूछ लेता है, बताइए उपाध्यक्ष कौन है? और जो CEO है ये कौन है? तो एक तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि प्रथम CEO कौन था और वर्तमान में CEO कौन है, और उसी तरह से प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे और वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखना है आपको कि इसके जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, लेकिन वर्तमान में जो उपाध्यक्ष है वो डॉक्टर राजीव कुमार है। तो राजीव कुमार जो हो जाएंगे ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं। जबकि CEO यदि आपसे पहले CEO पूछ लेते हैं तब आप कहेंगे कि सिंधु खुलकर जो है यहाँ के पहले CEO थे, जबकि अमिताभ कांत जो है वर्तमान में इसके CEO है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का महानिदेशक पूछा गया, तो कौन है? तो ये आपका रॉबर्टो अज़ीवेडो हो जाएंगे, रॉबर्टो अज़ीवेडो इसकी करेक्ट आंसर बनेंगे। द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये कहाँ है? तो ये जो है आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देश ने फीफा सेंस फुटबॉल विश्व कप जो है सबसे अधिक बार जीता है? तो फीफा सेंस फुटबॉल विश्व कप किसने सबसे अधिक बार जीता है? यदि आपका आंसर है ब्राज़ील ने ये सबसे अधिक फीफा फुटबॉल कप जीता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ब्राज़ील की जो है आप ध्यान रखिएगा कि जो राजधानी है, ब्राज़ील की राजधानी है वो कहाँ है? तो ब्रासिलिया जो है ब्राज़ील की राजधानी है, जबकि फ्रांस की राजधानी जो है ये आपका पेरिस पड़ जाता है। ठीक है, कहाँ पड़ता है? पेरिस पड़ता है, ये ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, राजधानी भी करते चलना है। इनमें से कौन सा गूगल का उत्पाद नहीं है? तो जीमेल, यूट्यूब, ब्लॉगर ये सभी क्या है? गूगल का उत्पाद है, आपको पता होगा। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बच जाता है? ए, iTunes जो है ये गूगल का उत्पाद नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। ये लीजिए मुस्लिम लीग से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ गया, और अब भी हम जो मुस्लिम लीग के बारे में बताएंगे इससे बाहर कभी भी मुस्लिम लीग से क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा।
चलिए, तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो चलिए अब आप मुस्लिम लीग के बारे में जान लीजिए। देखिए, मुस्लिम लीग के बारे में आपको जानना क्या है, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मुस्लिम लीग की जो स्थापना होता है दोस्तों, ये 30 दिसंबर को होता है। कब होता है? 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को जो है ये मुस्लिम लीग की स्थापना होता है बांग्लादेश में। कहाँ होता है? बांग्लादेश में जो है ये मुस्लिम लीग की स्थापना होता है। तो बांग्लादेश में कहाँ होगा? तो बांग्लादेश की जो राजधानी है अर्थात ढाका में हुआ। कहाँ हुआ था? ढाका में। अब इसके संस्थापक में से कौन कौन थे, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो आपका मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएगा, और दूसरा जो है आपका आगा खां हो जाएगा, और दूसरा आपका सलीमुल्लाह हो जाएगा। तो ये सब जो थे इनके संस्थापक में से थे। अब यहाँ पे पूछ लिया मुस्लिम लीग के किस शहर में हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है हैदराबाद, ढाका, लाहौर, कराची। कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ? आपका ढाका में हुआ था। ढाका मतलब क्या? ये बांग्लादेश की राजधानी पड़ता है ढाका, वहीं पे हुआ था। तो कब हुआ था ये ध्यान रखिएगा, 1906 ईस्वी को हुआ था। तो यदि अभी जितना हम बताए यदि आप इतना ध्यान रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे जो है जूल में मापा जाता है? तो जूल में किस चीज़ को मापते हैं? तो आंसर क्या बनेगा? ऊर्जा को जो है जूल में मापा जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, आपको पता होगा। और जो शक्ति है इसका किसका इसका ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। बल का ऐसा मात्रक जो होता है ये न्यूटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित क्या है? नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों से संबंधित इसमें से कौन नहीं है? ऑप्शन है आपका अब्दुल कलाम द्वीप, या फिर श्री पेरुम्बदूर, या थुम्बा, या श्री हरिकोटा। यदि आपका आंसर है ऑप्शन बी तो बिल्कुल ही सही आंसर है। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अब्दुल कलाम द्वीप जो है इससे क्वेश्चन बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब्दुल कलाम द्वीप को जो है यहाँ व्हीलर द्वीप पहले इसको कहते थे। क्या कहते थे? व्हीलर द्वीप के नाम से इसे जाना जाता था, जिसे अब अब्दुल कलाम द्वीप कहा जाता है। वहीं दूसरा जो थुम्बा है, ये थुम्बा कहाँ पड़ता है? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम में पड़ता है, जो कि आपका केरल राज्य की राजधानी है, या यूँ ये केरल में स्थित है। श्री हरिकोटा कहाँ है? तो ये जो है आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। रेलवे बोर्ड के प्रथम सीईओ कौन है? तो रेलवे बोर्ड के जो प्रथम सीईओ यहाँ पूछे हैं, सर्वप्रथम सीईओ कौन है? ठीक है, तो कौन थे इसके? वी के यादव हैं। कौन हो जाएंगे? वी के यादव। यदि वर्तमान में पूछ लेंगे कौन है, जब आप ये वीडियो वर्तमान में देख रहे हैं 2021 में, तो इसमें कौन हो जाएंगे ये आप ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जो इनके हैं वो आपका सुनीत शर्मा है। कौन है? सुनीत शर्मा जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष और सीईओ है। इससे जो है स्टैटिक में से एक क्वेश्चन बन सकता है कि रेलवे बोर्ड की बताइए स्थापना कब हुआ था? तो रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है मार्च 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 में ही क्या हुआ था? आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है, 1905 ईस्वी में जो है क्या हुआ था? रेलवे बोर्ड की स्थापना भी हुआ था। हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो हीनयान और महायान जो है ये आपके किस धर्म के हैं? तो यदि आपका ऑप्शन बी है तो बिल्कुल सही है कि ये जो है जैन धर्म के पंथ हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? तो सबसे बड़ा डेल्टा विश्व का कौन सा है? यदि आपका आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र जो है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो बिल्कुल ही सही जवाब है। अब इस ऑप्शन से जो है कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक क्वेश्चन बनते हैं, उसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। क्या बनता है? तो पहली बात है हमारा नील नदी से, दूसरा होगा हमारा अमेजन नदी से, लेकिन पहला आप नील नदी को समझिए। देखिए नील नदी जो है ये आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ? अफ्रीका में। और ये विश्व की जो है सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखिएगा, हम नदी बोल रहे हैं, तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो आपका नील नदी है। दूसरी बात अमेजन के बारे में ध्यान रखिएगा कि अमेजन जो है ये आपका विश्व की सबसे बड़ी, ठीक है, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो अब यहाँ पे आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि लंबी नील नदी और अमेजन नदी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन रह जाता है कई को। तो लंबी में यदि पूछे तब आप बोलेंगे नील नदी, और अमेजन क्या हो जाएगा? ये बड़ी नदी हो जाएगा। और लंबी नदी में से जो है अमेजन का दूसरा स्थान है। ठीक है, तो आपको अब यहाँ से ध्यान बिल्कुल ही
अच्छा से रहेगा कि नील नदी क्या हो जाएगा, ये लंबी नदी हो जाएगा, जबकि अमेजन क्या हो जाएगा, ये सबसे बड़ी नदी हो जाएगा। और लंबी में से यदि अमेजन के बारे में आपके ख्याल आएगा तो ध्यान रखिएगा कि अमेजन जो है ये विश्व की सेकेंड यानी दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, इसके बाद और कुछ बनने का उम्मीद नहीं रहता है। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया है, तो ये एम वेंकैया नायडू हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, एम वेंकैया नायडू। वह सिस्टम प्रोग्राम क्या कहलाता है जो किसी निर्देश को एक ही समय पर रूपांतरित और निष्पादित करता है? इसको क्या कहते हैं? तो ये आपका असेंबलर कहलाता है। क्या? असेंबलर। भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गेंडे मौजूद हैं? तो गेंडे सबसे अधिक कहाँ मौजूद हैं? तो आपको पता होगा गेंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है, यही आप बता दीजिए। यदि आपका आंसर है ऑप्शन सी यानी कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, तो बिल्कुल ही आपका सही जवाब है। देखिए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका असम में है, जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए ये क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध है। वहीं पे जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी प्रसिद्ध है, लेकिन ये किस राज्य में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका मध्य प्रदेश में है, जबकि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कर्नाटक में है। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो आपका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है? तो ये जो है आपके मणिपुर में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केबुल लामजाओ से क्वेश्चन भी बनता है। मणिपुर में स्थित है और ये लोकटक झील पर स्थित है। लोकटक झील भी जो है मणिपुर में है। और ध्यान रखिएगा, ये विश्व का एकमात्र जो है आपका, ये जो है केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो केबुल लामजाओ। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो एकदम लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर हमें अपना फीडबैक बताइए। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaCl जो होता है ये साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है। NaCl को क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। HCl हो गया आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि आपके अमाशय में भी जो होता है यही अम्ल पाया जाता है। ठीक है, वहीं पे KOH का मतलब हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH का मतलब हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये बताना है। तो यदि आपका आंसर है नंद किशोर सिंह, तो बिल्कुल ही आपका सही आंसर है। नंद किशोर सिंह क्या हो जाएंगे? हमारे इसके करेक्ट आंसर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व अंतरिक्ष वैज्ञानिक को 2019 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? 2019 में, देखिए 2020 दिसंबर के 2020 में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन यहाँ पे 19 का क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, तो किस वैज्ञानिक को दिया गया था ये आपको बताना है। तो ये किसे दिया गया था? तो ये आपका नाम्बी नारायण को दिया गया। किसको? नाम्बी नारायण को। ऑप्शन ए इसका करेक्ट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है ध्यान रखिएगा, स्टैटिक में से जो पद्म भूषण की शुरुआत जो है ये कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में जो है ये पद्म भूषण का शुरुआत हुआ था। कब हुआ था? 1954 में। तो ये था हमारा आज का ये एक सेट जो है फर्स्ट शिफ्ट का जो हमारा क्वेश्चन था जीके का, उसको जो है हमने बड़े ही अच्छी तरह से डिस्कशन के साथ कवर किया। यदि आपका हमारा प्रयास और ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक किए इसको नहीं जाइएगा। एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दें। साथ ही हमें कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर बताएं। यदि आपके मन में कोई डाउट भी रह गया हो तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपकी रिप्लाई, जो कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। मिलेंगे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।